मनी, व्हाट इज मनी? मनी क्या है? आपने पहले पढ़ा है? मुझे जितना याद है हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मनी। क्या होता है मनी? व्हाट इज मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट के अंदर में, मतलब जो गवर्नमेंट इशू करे, दैट इज मनी। ओके, और कोई डेफिनेशन या कुछ? मनी क्या है? व्हाट इज मनी? देखो, मनी इज एनीथिंग और एवरीथिंग, ये हम नॉर्मली समझते हैं, बट मनी इज व्हाट? मनी इज व्हाट मनी डज। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है मनी की, कि मनी वो है जो मनी कर सकता है। बिकॉज आज के टाइम पे आप कहीं पर भी जाओगे, कोई भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन करोगे, द बेसिक थिंग यू नीड इज मनी। ठीक, वो बात अलग है कि करंट एरा में मनी के फॉर्म्स चेंज हो गए। अगर हम करंटली बात करें तो करंटली मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट यू हैव पेपर करेंसी, है ना। हम सब लोगों ने प्लास्टिक मनी के बारे में भी सुना है। प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सुने हैं ना सबने? ठीक, हम सब ने यूपीआई पेमेंट्स का भी नाम सुना है। तो मनी का मतलब क्या है? मनी वो चीज है जो मनी का काम करे। मनी का बेसिक काम क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ मनी? ट्रांजेक्शंस। अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हमें बेसिक चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या है? मनी। मनी के अलावा और बेसिक किस चीज की जरूरत पड़ेगी? है ना। तो मनी वही चीज है और कुछ नहीं। ठीक, लेकिन सिर्फ यही पे मनी नहीं है। क्या मनी का केवल एक यही काम है कि वो मियर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? सिर्फ वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, कुछ और भी काम करती है? करें तो मनी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मॉल में गए, ठीक है, आपको कोई आर्टिकल पसंद आया, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? प्राइस टैग। प्राइस टैग आप इंडिया में हो तो इन टर्म्स ऑफ रुपी होगा, आप कहीं और होगे तो किसी और डिनोमिनेशन में होगा, बट अल्टीमेटली वो किस में होगा? मनी में। तो किसी भी चीज की वैल्यू के लिए भी वी लुक अप टू मनी। अगर मनी नहीं होगा तो हमें वैल्यू नहीं पता होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अगर हमारे को 5 वीट की बोरी चाहिए तो हमको 2 राइस की बोरी देनी होगी। ठीक, दिस इक्वेशन कैन चेंज और कैन चेंज मल्टीपल टाइम्स। जितने आर्टिकल्स होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम था कि आपको हर कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए मल्टीपल चीजें चाहिए होंगी, मल्टीपल रेशियोज चाहिए होंगे। बट अब क्या होता है? हर आर्टिकल की वैल्यू किसमें है? सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जहां पर हम मनी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन ऑफ कोर्स बार्टर सिस्टम, फिर फंक्शंस ऑफ मनी, then definition of money and last is money supply। देखो, मनी सप्लाई वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक है आपके 12th के पर्सपेक्टिव से, बट अगर हम वैसे देखें ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मनी सप्लाई, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, जिसके बारे में बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 12th में पूछा नहीं जाता, वहां पे पूछा जाता है, बट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है। जैसे अगर हम मनी सप्लाई की बात करें तो इंडिया में जितना बच्चों के हिसाब से सिर्फ M1 है, M2 है, M3 है एंड M4 है। ठीक, देयर वाज अ टाइम कि यहाँ पर ये चारों चीजें आपको एक्सप्लेन करते थे, बट अब हमारे सिलेबस का पार्ट केवल M1 बचा। फिर भी अगर कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हो तो M2, M3, M4 आपकी बुक के पावर बूस्टर में मिलेंगे। एक बार रीड जरूर करना, क्योंकि आगे जाके ये लिमिटेशंस नहीं होती कि इतना ही पढ़ना है, सब पढ़ना होता है। ठीक, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी सीखोगे तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक, बात करते हैं बार्टर सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी। देखो, बार्टर सिस्टम जो था ना, उसी का कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट और एक अच्छा वर्जन था मनी से। यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। ठीक, उस 3 में से भी 2 क्वेश्चन आपस में कंप्लीटली रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आता है बार्टर सिस्टम के डिफेक्ट्स क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे। दूसरा क्वेश्चन आता है मनी के फंक्शंस क्या है। ठीक,
और दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइक आई सेड बार्टर सिस्टम का रिप्लेसमेंट है, एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है मनी का। तो जितने भी डिफेक्ट बार्टर सिस्टम में होंगे उन सबको हैप्पीली रिप्लेस किया होगा किसने? मनी ने। तो जो बार्टर सिस्टम में चीजों की कमियां थी वो सारी कमियां किसने फुलफिल करी? मनी ने। तो बार्टर सिस्टम के जो डिफेक्ट थे वो सारे क्या बन गए? मनी के फंक्शन। तो अल्टीमेटली दो ही क्वेश्चन बचे इस चैप्टर में आपके पास। पहला बार्टर सिस्टम के फंक्शन, सॉरी बार्टर सिस्टम के डिफेक्ट्स और मनी के फंक्शन, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज मनी सप्लाई। इतना छोटा सा चैप्टर है, ठीक। अब आप सोचोगे क्या ही बड़ा है, फंक्शन ही तो याद करने, 4 फंक्शन होंगे, कर लेंगे। याद नहीं करने, समझने हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ मनी से जर्नली एमसीक्यूज आए। ये आपको एक स्टेंजा दे दिया, आपको पूछ लिया कि कौन सा फंक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। तो फंक्शन समझना, रटना नहीं, रटने का कोई कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है। अच्छा, अब ये चैप्टर है कितने मार्क्स का? चैप्टर पता नहीं कितने मार्क्स का है। ये यूनिट 6 मार्क्स की है, जिसमें आपका मनी एंड बैंकिंग दोनों है, ठीक। आपको लग रहा होगा अरे 6 नंबर के लिए इतनी कौन तैयारी करेगा? भाई बहुत इजी चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। अगर आप कर लोगे आपके 6 मार्क्स सिक्योर्ड है आउट ऑफ 40, ठीक। चलो आगे बढ़े। टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, आप सबको याद है हमने इंडियन इकोनॉमिक्स में ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर एक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मनी से रिलेटेड है, क्योंकि भाई वो एक पूरा मॉनेटरी सिस्टम लेके आए थे। तो सही बात है, मॉनेटरी सिस्टम लाने का बहुत बड़ा क्रेडिट इंडिया में ब्रिटिशर्स को मिलता है, बिकॉज उससे पहले ना इनिशियली चलते थे प्रीशियस स्टोन्स, जो स्टोन्स होते हैं। फिर मेटल करेंसी आ गई, उस वो राजा महाराजों की मोहरे जिनको हम कहते थे, ठीक, वो आ गई। फिर देन आपका पेपर करेंसी आया। फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी आ गया, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। अब यूपीआई चल गए, ठीक है। एक डिजिटल करेंसी और आता है, जैसे आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू फॉर्म होते हैं। तो अब बहुत सारे फॉर्म ऑफ मनी हो गए, ठीक। Money is the most important discovery of modern times. It is the foundation stone around which all the economic activities revolve. देखो, अगर हम करंट एरा की बात करें, ठीक, आप अपने घर से निकलते हो, यहाँ कोचिंग तक आते हो, मान लेते हैं आपके घर से और कोचिंग का डिस्टेंस नियरली 2 किलोमीटर भी, बिना पैसे लिए घर से निकल के आते हो? सच बताओ, बिना घर से एक भी रुपए लिया, आपके बैग में एक भी रुपए नहीं है, ऐसा कौन सा बच्चा है जो घर से निकल के आता है? भले ही आप एक भी रुपए खर्च ना करो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, तो मैं सारे टाइप ऑफ मनी इंक्लूड कर रही हूँ, आपके यूपीआई भी। जो हाथ रेज कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पैसे लेके नहीं आते, तो उसमें यूपीआई इंक्लूड करो भाई। अब बताओ, आते हैं ना? क्यों? जस्ट इन केस मान लेते हैं आपने एक भी रुपए खर्च नहीं किया, आप यहाँ घर से आए, यहाँ आए, सीधे घर चले गए, नो इश्यूज, कोई बीच में रुका नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। बट जस्ट इन केस आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मनी पर रिलाई करते हो ना। अगर वो पैसे आपके पास नहीं होंगे, आपकी डे टू डे लाइफ इतनी ज्यादा हैम्पर होगी। आपको 2016 याद है? नवंबर 8 2016 हमने पढ़ा था डीमोनेटाइजेशन। आप लोग कितने बड़े होंगे मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पर लोगों की डेली लाइफ टू एन एक्सटेंट बहुत ज्यादा हैम्पर की थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। क्योंकि अब यूपीआई सिस्टम बहुत कॉमन हो गया, तब नहीं था। तब पेटीएम भी बहुत रेयरली लोग यूज करते थे, बहुत कम लोग डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पे जाते थे, बहुत कम लोग। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ। तो इसलिए हम मानते हैं कि मॉडर्न टाइम्स की सबसे बड़ी जो डिस्कवरी है, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, वो है मनी। अगर आज मनी नहीं होता तो हम जो इतने अलग अलग लेवल्स तक बिजनेस ले जाते हैं, इंडियन इंटरनेशनल दोनों कर लेते, क्या मनी के बिना ये पॉसिबल होता? क्या ट्रेड इतना एक्सपेंडेड होता बिना मनी के? तो भाई इस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे लिए भी, मतलब एज अ कंज्यूमर्स भी, एज अ प्रोड्यूसर्स भी, एज अ बायर्स भी, एज अ सेलर्स भी, ठीक।
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ विदाउट मनी। भाई आप यहाँ से अपने घर से, मैं अपनी बात करूं, मैं अपने घर से कोचिंग तक आती हूँ, तब भी मैं पैसे लेके ही आती हूँ, ऐसा तो नहीं बिना पैसे लिए आ जाऊंगी, भले ही मैं खर्च ना करूं, बट क्या मैं बिना पैसे लेके आने का रिस्क उठाऊंगी? क्यों? जस्ट इन केस आप किसी और चीज पर रिलाई कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम मनी। आपको पता है कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना होगा, आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मनी की। आपकी लाइफ विदाउट मनी, आज का इकोनॉमिक एरा, आज का मॉडर्न इकोनॉमिक एरा बिना मनी के चल ही नहीं सकता। ठीक। इट इज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ऑल द इकोनॉमीज। हर इकोनॉमी की क्या है? बेसिक नेसेसिटी है मनी। इसलिए हमने मनी के अलग अलग फॉर्म निकाल लिए। पहले पेपर करेंसी था, फिर आपका एक फिक्टिशियस मनी चलने लग गया, अब आपका धीमे धीमे डिजिटल मनी चलने लग गया, डिजिटल पेमेंट्स चलने लगे। हमने अपने आप ही फॉर्म निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज के टाइम पर है, इकोनॉमीज आज के टाइम पर अगर रन कर रही है तो मनी की वजह से कर रही है। ठीक। अब सबसे पहला बाटर सिस्टम। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इस सिस्टम के बारे में ना पता हो। बहुत बेसिक चीज है, हम सब ने सुनी जरूर है। इवन मतलब ही क्या है? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, कि आप एक चीज लेके दूसरी चीज दे रहे, दैट इज व्हाट वी कॉल बार्टर सिस्टम। पहले यही चलता था, गांव में, शहरों में, हर जगह यही था बिफोर मनी केम। ठीक। जब तक मनी उस पिक्चर में नहीं था, जब तक पेपर करेंसी और ये सारी करेंसीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब तक बाटा सिस्टम ही चलता था। ऐसा नहीं कि बाटा सिस्टम ही इनिशियली चलता आया, बाटा सिस्टम से पहले भी तरीके थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बहुत अर्ली एजेस की, तो अर्ली एजेस में जो स्टोन्स होते थे, बहुत प्रीशियस स्टोन, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इनका भी यूज होता था। ठीक। कुछ प्रीशियस मेटल्स जैसे ये सब चीजें हो गई, इनका यूज भी होता था। तो ये भी सिस्टम थे, बट उसके बाद जो सबसे कॉमन सिस्टम रहा, जो आज भी हमारे इंडियन विलेजेस का पार्ट है, वो बाटा सिस्टम। ठीक। Before money was invented, the primitive world trade was carried out according to the barter system of exchange. अगर हम बात करें मनी से पहले की, तो मनी से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। ठीक। बार्टर सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग आपस में गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करके ट्रांजैक्शन करते हैं। इस सिस्टम में हर गुड की वैल्यू टू डिफरेंट गुड्स अलग अलग होती है। जैसे एक हाथी खरीदने के लिए हमको 4 बकरी चाहिए। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वहीं अगर एक हाथी हमको खरीदना है और सामने वाले के पास घोड़े हैं, तो 2 घोड़े में काम हो जाए। यहाँ पर जो यूनिट ऑफ अकाउंट है उसकी कमी, हमारे पास कोई प्रॉपर मेजरिंग वैल्यू नहीं। ठीक। अब बार्टर सिस्टम है क्या? इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ह्यूमन नीड्स वर सिंपल एंड लिमिटेड। अच्छा, ये सिंपल एंड लिमिटेड से कुछ याद आया? ये किसी टाइप ऑफ इकोनॉमी का पार्ट होता है। कौन सी इकोनॉमी ऐसी होती है जो सिंपल एंड लिमिटेड नीड्स वाली कहलाती है? इकोनॉमी का नाम क्या होता है? पता है? याद है? याद है? सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। माइक्रो में पढ़ा है हमने क्लास 11th में। सिंपल इकोनॉमी होती है जहां पर लोगों की नीड्स लिमिटेड होती है, कुछ ही चीजों की उनको जरूरत होती है। क्या आज ऐसा सिनारियो है करंट एरा में? अनलिमिटेड, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर आज के एरा में बाटा सिस्टम होता, तो ये जो हमारी इतनी सारी नीड्स है ना, ये होती नहीं। क्योंकि हर नीड के लिए आपको कोई और कमोडिटी चाहिए होगी। आप कैसे एक्सचेंज करते हैं? पता है कितना ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है वो एक्सचेंज, कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, सामने वाले को के पास वो चीज है, लेकिन जो उसको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। अब मैं कोई और इंसान ढूंढूं जिसके पास वो चीज हो, मैं उससे लूं और उसको भी वो चीज चाहिए हो जो मेरे पास है। तुम लोग सोचने में कंफ्यूज हो रहे हो, जो करता होगा वो कितना इरिटेट होता होगा। समझ रहे हो? ठीक। तो ये सारी चीजें तब चल गई क्योंकि लोग सिंपल थे, उनकी नीड्स लिमिटेड थी, लिमिटेड चीजें बनती थी, लिमिटेड चीजों का कंजम्पशन होता था। बट आज के एरा में ये बात सिस्टम नहीं कंडक्ट हो पाएगा।
people used to exchange goods with each other to satisfy their wants. For example, एक cobbler है, ठीक, जो शूज बनाता है, और एक फार्मर है जो व्हीट बनाता है. इन्होंने आपस में गुड्स एक्सचेंज करके ट्रांजैक्शन कर ली. कॉबलर ने शूज के बदले में व्हीट ले लिया फार्मर से, फार्मर ने व्हीट के एक्सचेंज में शूज ले लिए कॉबलर से. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बार्टर एक्सचेंज. इस तरह से ट्रांजैक्शन होती है. बट अब हमारी जो नीड्स है वो इतनी लिमिटेड नहीं है कि हमको शूज और व्हीट चाहिए, हमको मल्टीपल चीजें चाहिए, हमको मल्टीपल कमोडिटीज चाहिए, वहां पर प्रॉब्लम है ना. आगे, बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या है, जहां पर हम गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक, an economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy और C2C economy. यहाँ पर C2C का मतलब क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. ठीक है, ऐसी इकोनॉमीज जहां पर डायरेक्टली बार्टर सिस्टम का यूज होता है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज होते हैं कि भाई एक के पास एक सामान है, दूसरे के पास दूसरा, वो आपस में एक्सचेंज करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विदाउट यूज ऑफ मनी. ऐसी इकोनॉमीज को हम क्या कहते हैं, बार्टर इकोनॉमीज या C2C इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. ठीक, और ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज या फिर बार्टर एक्सचेंज. क्लियर, बहुत सिंपल है, बचपन में हमने पढ़ी है ये सारी चीजें. आगे, फॉर एग्जाम्पल, when a farmer gives wheat and get cloth from weaver in return, it is known as barter exchange. भाई फार्मर ने प्रोड्यूस किया wheat, उसके पास wheat है, और वीवर ने प्रोड्यूस किया क्लोथ, आपस में ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं. वीवर से ले लिया फार्मर ने क्या, क्लोथ, एंड क्या बदले में दे दिया उसको, व्हीट. सिंपल. एक अच्छा, अब एक चीज और समझना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बायर कौन है, कोई नहीं. तो फिर ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है. सेलर कौन है, दोनों. ठीक, बायर एंड सेलर दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों लोग हैं. फार्मर भी बायर है क्योंकि उसने क्लोथ परचेज किया, वीवर भी बायर है क्योंकि उसने व्हीट परचेज किया. सिमिलर वे दोनों ही सेलर है, फार्मर ने व्हीट सेल किया है ना, एंड वीवर ने क्लोथ. इसीलिए बार्टर सिस्टम में बाइंग एंड सेलिंग को आप अलग अलग नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते कि ये बाइंग ट्रांजैक्शन है, ये सेलिंग ट्रांजैक्शन है. नो, बोथ आर देयर, they are buying as well as selling at the same time. ठीक, तो उनके रोल्स दोनों के हैं, वो बायर्स भी हैं, सेलर्स भी. ठीक, ये चीज याद रखना. मनी में ये नहीं होता, मनी में होता है ऐसा, अगर हम किसी के पास जाएंगे कोई चीज खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं तो हम बायर हुए, सामने वाला बेच रहा है तो क्या हुआ, सेलर. दोनों चीजें साथ में नहीं हो रही ना. वहीं पर बार्टर सिस्टम में दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी. एक ही ट्रांजैक्शन में आप बायर का रोल भी प्ले करोगे और सेलर का भी. क्लियर ये बात. चलो, अब बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट. अब ये क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, मैंने आपको बताया कि रिपीटेडनेस होगी ट्रांजैक्शन में, वो इसी वजह से होगी, और कोई रीजन नहीं होगा. भाई मेरे को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ये फार्मर और वीवर की अगर हम बात करें, वीवर डिमांड करता कि भाई मेरे को राइस चाहिए, इनके बीच का ट्रांजैक्शन होता, क्यों, फार्मर के पास क्या है, व्हीट. अब या तो फार्मर जाए किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जिसके पास राइस हो और बदले में वो व्हीट चाहता हो, है ना, वीड नहीं व्हीट. अगर ऐसा नहीं है भाई तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा. उसके बाद भी ट्रांजैक्शन वहीं पे खत्म नहीं होगा. फार्मर को राइस इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट देके राइस को फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा, किसके साथ, वीवर के साथ, तब जाके उसको क्लोथ मिलेगा.
ठीक है, मैंने तो उसका लक अच्छा बताया कि वो मार्केट में गया ढूंढने, उसको डायरेक्टली एक ऐसा इंसान मिल गया जिसके पास राइस है एंड ही वांट्स व्हीट इन एक्सचेंज ऑफ दैट। जस्ट इन केस नहीं मिला, फिर वो राइस, तो उसने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम व्हीट तो एक्सचेंज करते हैं, उसने राइस ले लिया। ठीक है, ओके। अब बदले में उसको भले ही राइस ना मिले, व्हीट उसने देके कुछ और ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं शूज। ठीक, अब फिर वो इन सर्च ऑफ पर्सन जाएगा जिसके पास राइस हो और बदले में वो क्या बेचने को रेडी हो, शूज। तो ये ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट होगी जब क्या होगा, जब उन दोनों की वांट आपस में कोइंसाइड करेगी, कि भाई एक की जरूरत जो है वो दूसरे की जरूरत से कोइंसाइड कर रही है, ओनली देन ट्रांजैक्शन विल हैपन। आप किसी दुकान पे जाओ, मान लेते हैं अभी के टाइम की बात करते हैं, आप पुस्तक बाजार जाओ, 11th की अपनी नई नई बुक्स लेके, बिल्कुल के भाई साहब हमने छुई भी नहीं है, ठीक है, मतलब खुली भी नहीं है वो तो सच बात है, आप लोगों ने खोली भी नहीं है बुक्स, ठीक है, कि हमने छुई भी नहीं, खोली भी नहीं, आपने जैसी दी थी हम लेके गए, साल भर हमने रखा, पूजा करी कि 12th में नई बुक से पढ़ेंगे, आप ये 11th की बुक ले लो, हमको 12th की बुक दे दो, क्या होगा, तो भगा देगा, है ना। और क्या करेगा, भगाएगा ही, क्योंकि उसका काम क्या है, भाई आपको 12th की बुक्स चाहिए, नो इश्यूज, आप 12th की बुक्स लो, इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, मनी। वो आपसे बुक्स के बदले में बुक्स थोड़ी ना ले रहा है, यानी कि आपकी जो वांट्स है वो आपस में क्या नहीं हो रही, कोइंसाइड नहीं हो रही। ठीक, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट जो है उसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि भाई एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों की वांट्स आपस में सेटिस्फाई हो जाए तभी ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्लियर। In the above example, want for clothing by the farmer coincide with the want of weaver for wheat. In case farmer को बदले में in exchange of wheat नहीं चाहिए होता क्लोथ, या फिर वीवर को in exchange of cloth नहीं चाहिए होता wheat, तो क्या ये ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में पॉसिबल होता, नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, ये था इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। बट ऐसा हो जरूरी है, हर बार आप इतने लकी तो नहीं होंगे ना कि आप जस्ट स्टेप इन करें, आपको एक सेकंड पर्सन मिल गया जिसके पास वो चीज है जो आपको चाहिए, एंड वो आपसे भी वो चीज लेने को रेडी है जो आपके पास है, आप हर बार उतने लकी तो नहीं होंगे। आगे, however, it is very difficult to find double coincidence of words in real life. It leads to huge trading cost. भाई इसीलिए क्या होता है, huge trading cost, कि भाई वो गया सामने वाले के पास, he had that thing जो उसको चाहिए, but in exchange of what he is demanding the other person doesn't have. तो ऐसे में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की कमी है, जो कि बहुत बेसिक चीज है, बहुत रेयरली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था, ऐसे में ट्रांजैक्शन लंबी और ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। क्लियर। आगे, with rise in economic activities the exchange through barter system become more difficult and complicated। अब एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं लिमिटेड वॉन्ट्स की, ठीक, लिमिटेड वॉन्ट्स में जब बार्टर सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो करंट एरा में बार्टर सिस्टम क्या वर्क करता, क्यों, हमारी बहुत सारी नई नई डिमांड है, हम अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड चीजें डिमांड करते हैं जिनका शायद हमको कोई रेप्लिका ना मिल पाए एक्सेप्ट फॉर मनी। ठीक, आगे, अब हम यहीं से शुरू करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। देखो लिमिटेशंस, पहली चीज जैसे मैं कहती हूँ टिप पे याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ याद नहीं होगी तो जब आप पढ़ने बैठोगे कंफ्यूज होगे। सेकेंड थिंग, जब आप पढ़ोगे तो समझने के लिए पढ़ना, याद करने के लिए नहीं। बहुत, मैं बता रही हूँ ना, ये मानो कि 0.5% चांसेस है कि यहाँ से आपसे थ्योरी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी क्वेश्चन मतलब एक लेंथी क्वेश्चन आएगा, वो जनरली बैंकिंग से आएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, मैक्स टू मैक्स वो 2 मार्क्स जनरली एमसीक्यूज आता है। ठीक, तो ये एक्सपेक्ट करके चलना कि यहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 90
100% यही होगा, मैंने पेपर नहीं बनाया। आ गया तो भाई पढ़ तो रहे हो ना, ऐसा तो नहीं पढ़ नहीं रहे हो, है ना। ये तो नहीं कि हम शॉर्टकट पे जा रहे हैं, बट हमें पता है जो होना है हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे। पहला क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, कि भाई क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम दोनों लोगों की, जो दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं बाटा सिस्टम में, उन दोनों की वॉल्ट क्या हो, कोइंसाइड। ये हमारी जरूरत है बाटर एक्सचेंज के लिए। बट क्योंकि ये जो कंडीशन है ये इतनी कॉमन नहीं होगी, इसलिए सबसे पहला डिफेक्ट यही है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, कि ये चीजें नहीं होती इतनी कॉमन। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत डिफिकल्टली ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहां पर दोनों पार्टीज की जो वांट्स है वो एक दूसरे से मिलती है। Barter system can work only when both buyer and seller are ready to exchange each other's good। भाई बाटर सिस्टम केवल तब काम करता है जब दोनों जो लोग हैं, जो दोनों पार्टी है, बायर एंड सेलर। मैं ये नहीं कह रही कौन बायर है कौन सेलर है, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों ही पार्टीज दोनों रोल प्ले करेंगे। ठीक, जब उनको वो दोनों चीजें, भाई सामने वाले के पास जो चीज है वो आपको चाहिए और आपके पास जो है वो सामने वाले को चाहिए, तब एक्सचेंज होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। बट क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है, और क्योंकि कॉमन नहीं है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट्स। कि भाई ए और बी के बीच में एक्सचेंज कब होगा, जब ए के पास वो चीज हो जो बी को चाहिए, एंड बी हैज व्हाट ए वांट्स, और बी के पास वो हो जो ए को चाहिए। बट ये कोइंसिडेंस इतना कॉमन नहीं। ठीक, however such coincidences is very rare। ठीक, ये इतने कॉमन नहीं है कि भाई आप मार्केट में जाओगे, जैसे ही जाओगे आपको वो इंसान मिल जाएगा जिसके पास वो चीज है जो आपको चाहिए, एंड ही इज विलिंगली और ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग दैट यू हैड। ठीक, आगे सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम पे कुछ खरीदने जाते हो सबसे पहले क्या पूछते हो, कितने का है ना, प्राइस। सही लगा दो भाई, पहले पैसे पूछोगे सही लगा दो। अच्छा क्वालिटी, चलो क्वालिटी के अलावा भाई, ओके ओके, मतलब हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे, है ना, पहले जाएंगे क्वालिटी के बारे में पूछेंगे, देन फिर क्या पूछेंगे, कैटेगरीज। हाँ, और गलती से कोई हानिकारक और हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं है, भाई जल्दी से दिखाइए ग्रीन मार्क है कि नहीं है, इको मार्क है कि नहीं है ना। हाँ हाँ, तो लोग ना इतने झूठ, ये सारी चीजें अपनी है। बट आज के टाइम पे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हर ट्रांजेक्शन के लिए हमें पता है कि वैल्यू किस में मेजर होगी, मनी में। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आर्टिकल है, ये टैबलेट है, लैपटॉप है, हर चीज की वैल्यू किस में मेजर होती है, मनी में। ठीक, लेकिन ये कब हुआ, when money came in the picture। but before money came in the picture or in the primitive time, जब बाटर सिस्टम था तब प्रॉब्लम यही थी कि कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। अच्छा आप सब लोगों ने सुना है कि जो ये अमेरिकन डॉलर है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन करेंसी के टर्म्स में ज्यादा है, मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पूरा ओवरऑल के वर्ल्ड में ब्रिटिश डॉलर की, सॉरी ब्रिटिश कह रहे हैं, ये अमेरिकन डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, क्यों, मतलब वैल्यू नॉट के भाई लोग ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में इस्तेमाल होता था इसीलिए, यही रीजन है ना। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू क्यों ज्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में इस्तेमाल होता है। आज भी अगर हम बात करें, आज भी देश जब करेंसी प्रिंट करता है, जिसको हम डेफिशिट फाइनेंसिंग का भी नाम देते हैं, उसमें भी उसको किसकी जरूरत पड़ती है, गोल्ड की। बिना गोल्ड के कोई भी देश की गवर्नमेंट इश्यू नहीं कर सकती क्या, करेंसी, चाहिए ना। ठीक, तो बेसिक चीजें क्या है कि भाई हम ये मानते हैं कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई एक कोई है वे,
कि हम उससे अपनी चीजों को मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ना कि यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एक टाइम था जब कंट्री अपने देश की करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक करती थी कि भाई हमारी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर इतनी है, तो बाकी करेंसीज भी उसी हिसाब से मैनेज होगी। ठीक, वो ये कह रहा था कि जब हमारे पास क्या था, यूएस डॉलर एक कॉमन मेजर था, वो कॉमन मेजर की कमी थी किसमें, इंडिया में, जब बार्टर सिस्टम चलता था। कि भाई बार्टर सिस्टम में क्या है, हर ट्रांजेक्शन की, हर दो कमोडिटीज के जो एक्सचेंज रेट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 हाथी चाहिए तो आपको 4 दूसरे आर्टिकल देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 शिप्स चाहिए होंगी, ठीक है। अगर आपको 2 kg ऑफ व्हीट चाहिए तो 3 kg ऑफ राइस चाहिए। वहीं अगर आपको 2 kg ऑफ व्हीट चाहिए तो आपको 3 kg ऑफ पल्सेस चाहिए। तो हर आर्टिकल में सबसे बड़ी कमी क्या है, कॉमन वैल्यू की, कि हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको वैल्यू इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आज क्या होता है, आज 2 kg ऑफ व्हीट का प्राइस किसमें होगा, मनी में। 2 kg ऑफ राइस का वैल्यू किसमें होगा, मनी में। यानी कि हर आर्टिकल की वैल्यू किसमें होगी, मनी में। मैं दोनों चीजें हैंड टू हैंड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जो लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम की है वही फंक्शन किसके, मनी के। ठीक, in the barter system, all the commodities are not of equal value and there is no common measure of value of goods and services. एक बात बताओ, गोल्ड एंड सिल्वर किसकी ज्यादा वैल्यू है, गोल्ड की, सिल्वर के कंपैरिजन में कम है ना। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हर आर्टिकल की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट। अगर मुझे गोल्ड चाहिए और सिल्वर चाहिए, मैं गोल्ड और सिल्वर को आपस में एक्सचेंज करूंगी तो उनके बीच का जो एक्सचेंज रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। वहीं अगर मैं गोल्ड को प्लैटिनम से एक्सचेंज करूंगी तो रेशियो डिफरेंट होगा। मैं प्लैटिनम और सिल्वर को एक्सचेंज करूंगी तब भी तो रेशियो डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि तीनों आर्टिकल की इन टर्म्स ऑफ अदर आर्टिकल्स वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोई कॉमन मेजर नहीं जिससे हम क्या कर सके, अपनी कमोडिटीज को मेजर कर सके। ठीक है, आगे, in which exchange ratios can be expressed. For example, if A has wheat and B has rice, then it is difficult to decide how much wheat is needed to exchange with 1 kg of rice. क्लियर ये बात कि भाई मान लेते हैं ए के पास व्हीट है और बी के पास राइस है। अब ए और बी को ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट कितना राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। क्लियर, यानी कि एक्सचेंज रेशियो अलग अलग होंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर व्हीट एंड राइस की जगह व्हीट एंड पल्स रख दो, मान लेते हैं तूर दाल, ठीक, तब रेशियो चेंज हो जाएगा। राइस एंड तूर दाल के बीच का रेशियो चेंज होगा। यानी कि जैसे जैसे कमोडिटीज चेंज होगी, एक्सचेंज रेशियोज भी क्या होंगे, चेंज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई, आज अगर हम बाजार जाते हैं, मनी है, उसके बाद भी क्या ट्रांजैक्शंस विद इन मिनट्स होते हैं, नहीं। हम आर्ग्यू करते हैं भाई ये बहुत ज्यादा प्राइस है, कम करो। सामने वाला कहेगा इतने में तो हमारा आया ही नहीं। तो ये चीजें तो अभी भी होती है ना। तो तब कितनी होती होंगी, एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करने में। क्लियर, आगे, in the absence of common measure, the exchange ratio is fixed randomly, in which one of the parties generally suffers. अब ऐसे केस में जहां पर कॉमन वैल्यू नहीं है, कॉमन मेजर नहीं, वहां पर एक्सचेंज रेशियो रैंडमली और ऑन द बेसिस ऑफ हु इज मोर ईगर टू डू द ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता था। यानी कि जिसको ज्यादा जरूरत है वो डेफिनेटली ट्रांजेक्शन में सफर करता था। ठीक, कैसे, अगर मुझे मान लेते हैं ए ऐसा है जिसको व्हीट के बदले में राइस चाहिए ही चाहिए, जिसको राइस एट एनी कॉस्ट चाहिए, ऐसे में व्हीट एक ऐसा एक्सचेंज रेट सेटअप करेगा जिसमें ए सफर करे ही करे, क्योंकि वो बैकआउट नहीं कर सकता, उसकी नीड जरूरी है। ठीक, barter system can work with few commodities in the primitive society. However, it is very difficult in the modern economies where we need millions of exchange ratios for a large number of goods and
भाई आज के एरा में ये पॉसिबल नहीं। आज के एरा में आप ये देखो कि अगर आप हर कमोडिटी के साथ एक अलग एक्सचेंज रेशियो बैठाओगे तो भाई खत्म हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाएंगे, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे, जीडीपी खत्म है ना। ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। आज हम जो जिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है ऑन वर्ल्ड लेवल वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीजें होती है, लिमिटेड एक्सचेंज रेट होते हैं, लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। क्लियर? ये दो जरा ढंग से पढ़ लोगे। क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की कमी, और दूसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर कि भाई आज मनी है, हम हर चीज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करते हैं, पहले नहीं होता था। पहले एक्सचेंज रेशियो होते थे। ठीक, पढ़ लो 2 मिनट फिर आगे। क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट? देखो मैं पहले ही बता दूं, इसका लिंक आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो अकाउंट्स में जाना नहीं। डेफर्ड पेमेंट मतलब देखो एक बात समझो आप, हाँ फ्यूचर पेमेंट तो है ही। जैसे अब आप सोचो कि फ्यूचर पेमेंट मतलब लोन, नहीं, जरूरी नहीं। आप अगर आज से मतलब आप 1 जुलाई से काम करते हो तो 31 जुलाई आपको पेमेंट कब मिलता है नॉर्मली? मान लेते 29 जुलाई, मान लेते हैं 30 जुलाई, मान लेते हैं 31 जुलाई, मान लेते हैं सीधे अगस्त में मिलेगा। एक मान लिया, है ना। ये तो नहीं होगा कि आप 1 जुलाई से काम करना शुरू करो और आपको 1 जुलाई में आपने जो एक्सचेंज डिमांड किया था सर्विसेज के बदले में वो आपको मिल गया। भाई ऐसा तो इंडिया में कहाँ होता है, कहीं और भी नहीं होता होगा मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता। इंडिया में तो ये चीज बिल्कुल नहीं होती कि फर्स्ट डे ऑफ जॉब आप जाओ सर्विसेज दो, फर्स्ट डे आपको वो सैलरी पकड़ा दे, अगले दिन से आप आओगे ही नहीं। इजंट इट कॉमन? तो ये डेफर्ड पेमेंट तो चलते हैं, बट उस टाइम पर भी चलते थे जब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के टाइम पे डेफर्ड पेमेंट का बहुत प्रॉब्लम था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फार्मर है, ठीक, और यू कैन से फार्मर तो है लेकिन इसके पास क्योंकि लैंड नहीं है तो ये फार्म लेबर है। ठीक, ये किसी लैंडलॉर्ड क्या काम करता है, उससे कहते हैं कि भाई ठीक है तुम सर्विसेज दो, 3 महीने का काम है, बाय द एंड ऑफ द 3 मंथ्स हम आपको देंगे 150 kg ऑफ राइस। भाई महंगा वर्कर है, तुम लोग क्या समझ रहे हो? अच्छा वर्कर है तो उसको 150 kg हम राइस देंगे, ठीक है। अब इस राइस की क्वालिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, सिर्फ 150 kg ऑफ राइस डिस्कस हुए थे। ठीक, अब बाद में मान लेते हैं फार्म लेबर को अच्छा राइस भी मिला, ठीक, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ राइस मिला, स्टिल हो सकता है वो सेटिस्फाइड नहीं हो विद द क्वालिटी। क्वांटिटी तो भाई वही रहेगी लेकिन क्वालिटी का क्या करोगे? क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? मनी तो नहीं है कि आपने भाई बाय द एंड ऑफ द 3 मंथ्स उसको पैसे पकड़ा दिए, काम खत्म। ये कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ट्रांजेक्शन किसमें हो रही है? काइंड में, पेमेंट काइंड में हो रहा है। ठीक, और पेमेंट कब हो रहा है? फ्यूचर में। अब वो सेटिस्फाइड ही नहीं है अपनी पेमेंट से, जो भी उसको काइंड में पैसा मिल रहा है, काइंड में जो पेमेंट मिल रहा है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये पॉसिबल है ना। और इन्हीं वजहों से डेफर्ड पेमेंट में प्रॉब्लम आती है। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, किसी भी टाइप ऑफ फ्यूचर पेमेंट की आप बात कर लो। ठीक, आपने लोन लिया था, रिटर्न करो। अब लोन किस में लिया होगा? मनी में। हाँ वो मुंडी हिला रहा, भाई मनी कहाँ था? बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लोन मनी में कैसे ले लिया? चावल का लोन लिया था। अच्छा अच्छा, अब मान लेते हैं 100 किलो चावल का हमने लोन लिया था, अब वापस कर रहे हैं। जब 100 किलो चावल, वो कह रहा है भाई नहीं ये तो बेकार काम कर रहे हैं, जो 100 किलो चावल हमने आपको दिए थे वो अच्छी क्वालिटी के थे, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी। उसने टॉप नॉच तो नहीं बोला होगा, कुछ और वर्ड बोला होगा, और अब जो दे रहे हो उस क्वालिटी का नहीं है। ठीक, अब इनके बीच में ट्रांजेक्शन होगा? पॉसिबल है, अगर होगा भी तो बहुत कलेश होगा, है ना। यानी कि डेफर्ड पेमेंट में प्रॉब्लम है। एक मान लेते हैं हमने किसी से हाथ ही लिया था कि भाई 2 साल के लिए दे दो, अपना काम वाम करके वापस कर देंगे। अब 2 साल तक उस हाथी की क्वालिटी में कुछ अगर खराबी हो गई, उसका किसी भी तुम लोग इंसान हो कि क्या हो? तोड़ रहे हो
ठीक है, जो भी हुआ ठीक। अब अगर उसको रिटर्न करने जाओगे वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी ना डेफर्ड पेमेंट में। चलो रहने दो, मैं ही पागल हूँ, हाथी के एग्जाम्पल है, तुम लोगों को गधे के एग्जाम्पल देने चाहिए, जल्दी रिलेट करोगे। बस करो, चलो आगे बढ़ जाए। अंडर बार्टर सिस्टम, contracts involving future payments of credit transactions cannot take place with ease because of the following reasons. क्या है रीजन? सबसे पहला, the borrower may not be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment. भाई उसने गुड्स ही लिए होंगे, उसने कोई ना कोई कमोडिटी ली होगी, और बाद में जैसे ही रिपेमेंट का टाइम होगा उसको वो कमोडिटी वापस करनी होगी। अब सबसे पहला प्रॉब्लम किसका आ सकता है? क्वालिटी का, कि जो लेंडर है वो बोरोवर की जो रिटर्निंग क्वालिटी है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड, there may be conflicts regarding which specific commodity is to be used for payment. एक मान लेते हैं सामने वाले ने वीट दिया 1 साल पहले, बाय द एंड ऑफ द 1 ईयर वो चाह रहा है कि उसको वीट के बदले कोई और चीज मिले, जहां पर ये आ जाएगा ना कि कौन सी स्पेसिफिक कमोडिटी आपको वापस करनी है, रीपे करनी है, वहां प्रॉब्लम आएगी। अब मनी के केस में क्या होता है, भाई आपको पता है आपने पैसे उधार लिए, बाय द एंड ऑफ द लेंडिंग पीरियड आपको मनी ही वापस करना है, केवल क्या होगा, विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। ये तो नहीं होगा कि कोई और चीज मांग रहा है कि भाई नहीं तुमने मुझसे पैसे दिए थे, अब जब पैसे वापस करने आओगे तो पैसे की जगह अपने घर के कागज लेके आना, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना। आगे, the commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment. कि भाई हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, यहाँ पर कंफ्लिक्ट अराइज हो। फॉर एग्जाम्पल जब हमने लोन लिया था राइस का, तो राइस इतने वैल्यूएबल कमोडिटीज में नहीं आते थे, बट जब अब रीपे कर रहे हैं तब राइस वैल्यूएबल हो गए, हर कोई राइस की डिमांड कर रहा है, राइस का एक्सचेंज रेशियो बढ़ गया है, ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी। एक आगे, लास्ट, लास्ट क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो इसमें ना एक और जोड़ देना, लैक ऑफ स्टोर एंड ट्रांसफर। ठीक, समझो एक बात, अगर हम बात करें वेल्थ की, ठीक, वेल्थ को स्टोर करोगे ना, नॉर्मली कोई भी करता है, बार्टर सिस्टम के टाइम पे वेल्थ का मतलब क्या होगा? कमोडिटीज। क्या सारी कमोडिटीज ऐसी होंगी जो लाइफ लॉन्ग चले आपके साथ? बहुत सारी ऐसी होंगी, जैसे आपका क्या बोलते हैं, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक लाइफ टाइम तो नहीं रहता ना, लाइफ स्टॉक का मतलब ही क्या है, भाई ऐसी चीज है जो जिंदा है, फॉर एग्जाम्पल हाथी, घोड़े, बकरी, बैल, ये सब बेसिक चीज है। ठीक, यही होती थी वेल्थ। अगर आज मैं कह रही हूँ मेरे पास 5 हाथी है, 6 घोड़े, उस टाइम पे यही होता था, तो इनको मैं कितने टाइम तक अपने पास स्टोर कर पाऊंगी? और बात वो भी नहीं कि स्टोर कब तक कर पाऊंगी, जब तक स्टोर करूंगी उसमें भी पैसे चाहिए। पैसे मतलब वैल्यूज चाहिए कि भाई मुझे उनको खिलाना पड़ेगा, उस हिसाब से रखना पड़ेगा, तभी मैं उनको स्टोर कर पाऊंगी, वरना मैं उनको रख पाऊंगी अपने साथ? नहीं। तो उस टाइम पर वेल्थ को स्टोर करना, वेल्थ को ट्रांसफर करना फॉर फ्यूचर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि उनको स्टोर करने के लिए भी वी हैव टू डू एक्सपेंडिचर, अदरवाइज उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, मर भी सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे तो लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हैं, ऐसा भी तो होगा, वीट, राइस, बार्ले, यही बेसिक चीजें होंगी, और क्या होगा, है ना। इन अच्छा ये तो बेसिक चीजें हो गई, ये खराब हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, चोरी भी हो सकते हैं, तो इनको स्टोर करने की डिफिकल्टी थी, जो बार्टर सिस्टम में बहुत कॉमन थी। आज के टाइम पे लोग ट्रैवल करते हैं और एक कार्ड लेके ट्रैवल करते हैं, ठीक, उस कार्ड में एक लिमिटेड अमाउंट भर सकते हो क्या? नहीं भाई, अनलिमिटेड अमाउंट आप लेके जा सकते हो ना। आप कितना कार्ड में पैसा कैरी कर रहे हो, क्या इससे आपकी सिक्योरिटी पे कोई बात आएगी? आप उसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, कभी तक के लिए भी स्टोर कर सकते हो, पॉसिबल है ना। आगे, under barter system it is difficult for people to store wealth for future use because most of the goods जैसे कि wheat, rice, vegetables do not possess this durability। भाई ये क्या है? नॉन पेरिशेबल गुड्स नहीं है, ये पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाएंगे।
कुछ की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, कुछ की थोड़ी ज्यादा, लेकिन है तो सबकी ही लिमिटेड। लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा ये सारी चीजें। देयर क्वालिटी डिटोरिएट्स विद पैसेज ऑफ टाइम। आगे, स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। इसमें मनी और जोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि मनी था नहीं इसलिए मनी जोड़ा नहीं गया। वरना आपको वेल्थ स्टोर करनी है तो आपको टाइम भी चाहिए, जगह भी चाहिए, एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स ही मनी के बारे में बता रहे हैं, ठीक। As a result, goods cannot be used to store the earning for a long period. आप अगर बात करोगे लंबे समय तक के लिए वेल्थ को स्टोर कर लोगे तो बार्टर सिस्टम में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, लोग वेल्थ स्टोर करने के लिए अपने पास सोने चांदी खरीद के रख लेते हैं, पैसा रख लेते हैं सेफ्स में। वो पॉसिबल है, तब पॉसिबल था, तब आपके पास वेल्थ के नाम पे क्या था, कमोडिटीज थी, उन्हीं को आप स्टोर कर सकते हो, बट उनको भी आप स्टोर लंबे समय तक के लिए नहीं कर सकते। With so many difficulties, barter exchange could not continue for a long time. As a result, it was replaced by monetary exchange, that is buying and selling of goods with the help of money. हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, ये 4 पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं इन्हीं के एग्जैक्ट रेप्लिका, मतलब जस्ट अपोजिट, यू कैन से रेप्लिका नहीं, जस्ट अपोजिट जो होगा वही क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी। जो सारी कमी आपने किसमें देखी, बार्टर में, उन सारी की सारे डिफेक्ट्स, उन सारी की सारी लिमिटेशंस को ओवरकम कौन करेगा, मनी। फॉर एग्जांपल हमने देखा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्या बोलते हैं, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, वहां पर क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यहाँ पर देखा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वहां पर क्या होगी, स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने यहाँ पर देखा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां पर क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर हमने क्या देखा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, वहां पर क्या होगा, यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक भाई, हर चीज के लिए हमारे पास मनी, क्लियर। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ढंग से पढ़ोगे तो याद रहेगा।